नमस्कार साथियों, सीडीपी 5 का पंच में आपका फिर से स्वागत है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के मैं लाया हूं 5 बेहतरीन प्रश्न और उनसे भी बेहतर उनके 5 एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंडक्टिंग असेसमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? अब क्योंकि यहां असेसमेंट पूछा गया है तो हमें असेसमेंट के सबसे बेहतर तरीके को देखना है। तो एक एक करके इसको देखते हैं। असेसमेंट शुड बी एट द एंड ऑफ द सेशन। आकलन सत्र की समाप्ति पर होना चाहिए। हमने अब 4 तरह के आकलन देखे। आकलन हमने कैसे देखे? फॉर, ऑफ, इन, एज। अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम में आकलन, अधिगम से आकलन। तो यहां केवल एक आकलन जो अंत में दिया गया है, तो इसीलिए यह एक बहुत बेहतर उत्तर नहीं है क्योंकि सिर्फ अंत का दिया है। असेसमेंट इज अ इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। हां, अंतर्निहित प्रक्रिया ठीक है क्योंकि ये चारों इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। ऑल दीज 4 आर द बेसिस ऑफ दिस असेसमेंट प्रोसेस। तो इसलिए यह कथन ठीक है। शुड बी डन ट्वाइस इन एन एकेडमिक सेशन एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। तो यहां पर फिर से सततता का अभाव है। आकलन एक सेक्शन सत्र में 2 बार होना चाहिए, तो सततता का अभाव। लैक ऑफ कंटिन्यूएशन है, तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी रहेगा, इसीलिए यह एक अच्छा उत्तर नहीं है। असेसमेंट शुड बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी नॉट बाय द टीचर। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा होना चाहिए। यह कथन भी गलत है एनसीएफ 2005 के अनुसार, क्योंकि एनसीएफ 2005 इन हाउस असेसमेंट की बात करता है। वही शिक्षक ही जो हमारा विद्यालय आधारित आकलन है, उसी में हम ये चारों तरह के आकलन ऑफ, फॉर, इन, एज, का, के लिए, में और से चारों तरह के आकलन कर पाएंगे। इसीलिए यहां जो उत्तर बनता है वो बनता है दूसरा। आकलन शिक्षण अधिगम में एक अंतर्निहित प्रक्रिया है। असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस इन द टीचिंग लर्निंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी? सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा है? तो डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन है सृजनात्मकता से संबंधित। कन्वर्जेंट थिंकिंग अभिसारी नहीं है। इमोशनल थिंकिंग सांवेगिक चिंतन नहीं है। ईगोइस्टिक चिंतन अहमवादी चिंतन नहीं है। तो हमारा सिर्फ एक ही चिंतन, क्योंकि चिंतन में जब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी में, तो क्रिएटिविटी में थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट आइडिया होता है, नॉवल प्रोडक्ट होता है, न्यू, और ये तीनों ही चीजें होनी चाहिए ओरिजिनल। ये थिंकिंग रहता है, तो ये सृजनात्मकता रहता है। सृजनात्मकता में चिंतन होता है अपसारी या अपसृत, विचार हमेशा नवीन होते हैं, उत्पाद हमेशा नया होता है, और ये सभी व्यक्ति के मौलिक होने चाहिए। तो उत्तर यहां पहला रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन वुड वायगॉस्की एग्री विथ? तो यहां जो प्रश्न पूछा गया है ये वायगॉस्की के अनुसार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस कथन के लिए वायगॉस्की सहमत होंगे? तो पहला इसमें ऑप्शन है, चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विथ पीयर्स एंड एडल्ट्स। तो सोशल इंटरेक्शन की बात की है, तो यह कथन वायगॉस्की ने कहा है। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। वायगॉस्की अधिगम के 2 स्तर बताते हैं। पहला स्तर अंतरक्रिया है,
और दूसरा स्तर अंदर के अपने अंदर उसके ऊपर ज्ञान निर्माण है। तो यहां पर वाइगोस्की इन दो चीजों के ऊपर बात करते हैं, तो इसीलिए ये वाला कथन तो ठीक है। फिर अगले कथनों को देख लेते हैं। चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड ल्यूकेरेटिव रिवॉर्ड्स। बच्चे तब सोचते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार। तो ये हमारी रीइंफोर्समेंट थ्योरी है जो स्किनर के द्वारा दी गई थी, ये वाइगोस्की ने नहीं दी है। चिल्ड्रन थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। बच्चे के चिंतन को तब समझा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। ये जो है ये व्यवहारवादी उपागम है, ये बिहेवियरिस्ट अप्रोच है जिसमें उन्होंने एनिमल एक्सपेरिमेंट्स किए। थॉर्नडाइक ने, वॉटसन ने, स्किनर ने, इन सब ने किए, ये व्यवहारवादी। तो ये भी वाइगोस्की ने नहीं किया। वाइगोस्की एक्चुअली बच्चों को स्टडी करने पर बिलीव करते थे इन द सोसाइटी। चिल्ड्रन आर बॉर्न एविल एंड नीड टू बी कंट्रोल्ड थ्रू पनिशमेंट। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बॉर्न एविल, ये हमारे पास फिलॉसफी है। ये जो फिलॉसफी है कि बच्चे एविल होते हैं और उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए, ये एक सोशलिस्ट हमारी एक फिलॉसफी है। ये फिर से फिलॉसफी है, ये दर्शन है, ये भी वाइगोस्की ने नहीं कहा। ये कांट का दर्शन है और कांट के दर्शन में हम देखते हैं कि बच्चे को कंट्रोल किया जाता है पनिशमेंट या अलग अलग तरीकों से, ताकि बच्चे को हम ह्यूमन बीइंग बना सकें, एक सिविल बीइंग बना सकें, एक सामाजिक प्राणी बना सकें। तो उत्तर यहां पे हम देखेंगे पहला रहेगा, जो कि वाइगोस्की के हिसाब से एक सही कथन है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चिल्ड्रन आर, बालक क्या होते हैं? क्यूरियस बीइंग, जिज्ञासु होते हैं, बिल्कुल ठीक। यूज देयर ओन लॉजिक एंड एबिलिटीज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम, अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ठीक। ये प्याजे का कथन है। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्याजे। तो ये कथन ठीक है। Adult like in their thinking and there is it quantitative increase their thinking as they grow up. चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और जो जो बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, क्वांटिटेटिव इंक्रीज होता है। तो यहां पर क्वांटिटेटिव इंक्रीज नहीं होता। यह कथन तो ठीक है, एडल्ट लाइक थिंकिंग, वयस्कों की भांति, लेकिन उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि, क्वांटिटेटिव इंक्रीज। तो हिंदी इंग्लिश में दोनों गलत अलग अलग दे रखा है। क्वांटिटेटिव होता है मात्रात्मक, तो उनमें मात्रात्मक वृद्धि नहीं होती। हिंदी जो है, हिंदी यहां पे मात्रात्मक है, तो इसलिए यह कथन गलत है। मात्रात्मक वृद्धि नहीं होती, उनमें जो अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं वो बढ़ती जाती हैं। लाइक एम्प्टी वेसल्स विच नॉलेज गिवन बाय एडल्ट्स इज फिल्ड। एक रीते बर्तन के समान होते हैं, यानी खाली बर्तन के समान होते हैं, जिसमें बड़ों के द्वारा ज्ञान भरा जाता है। तो कोरी स्लेट वाला यह संकल्पना है, कोरी स्लेट वाली संकल्पना जॉन लॉक की दी हुई है। तो यह जॉन लॉक की फिलॉसफी है। जिसे हम अब गलत मानते हैं। हम मानते हैं कि बच्चों का अपना चिंतन होता है और बच्चे कभी कोरी संकल्पना नहीं होते। इसकी एंटीथीसिस जो प्याजे के द्वारा दी गई है कि बच्चे जन्म से चिंतन कर पाते हैं, बच्चों में जन्मजात कुछ संक्रियाएं होती हैं। द एंटीथीसिस फॉर द जॉन लॉक फिलॉसफी इज ऑफ द प्याजे विच स्टेट्स दैट बाय बर्थ चाइल्ड हैव सर्टेन ऑपरेशंस इन द ब्रेन। फिर पैसिव बीइंग, निष्क्रिय जीव होते हैं, जो फिर से गलत है। बच्चे बिल्कुल सक्रिय होते हैं और जिज्ञासु होते हैं। एन एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड टू देम, जो कि तो प्रतिलिपि बन जाते हैं जैसा जैसे उनको सिखाया जाता है। तो यहां पर बाद के तीनों कथन गलत हैं। तो उत्तर हमें किस में देखने को मिलता है? उत्तर पहला कथन फिर ठीक है। तो जिज्ञासु प्राणी होते हैं, यही हमारे पास उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। Which of the following statement about children errors are correct? बच्चों की त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो त्रुटियों के बारे में कथन पूछा गया है। पहली चीज,
चिल्ड्रन कमिट एरर्स बिकॉज दे आर केयरलेस। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो यहां पर हम बच्चे के ऊपर असावधानी का आरोप कैसे लगा सकते हैं, जब तक कि हमें कारण न पता हो। इसीलिए यह एक पूर्वाग्रह से ग्रसित प्रश्न है और यह उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, चिल्ड्रन एरर्स आर पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। ये बिल्कुल सही कथन है। बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने का अंग होती हैं, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे त्रुटियां करते हैं उसी प्रकार से उनको अलग अलग तरीके से प्रतिपुष्टि और उपचार मिलते हैं और वो सीखने का एक हिस्सा होते हैं, जिसमें बच्चे त्रुटियां करते हैं, उन त्रुटियों के आधार पर फिर से सीखते हैं, फिर त्रुटियां करते हैं, उन त्रुटियों के आधार पर फिर से सीखते हैं। नेक्स्ट, चिल्ड्रन कमिट एरर्स व्हेन टीचर इज लीनिएंट एंड डज नॉट पनिश देम फॉर मिस्टेक। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें त्रुटियों करने पर दंड न दिया जाता हो। यहां पर फिर से पूर्वाग्रह है कि बच्चे अपने एरर करेंगे और उनको दंड देना आवश्यक है। यहां पे फिर से भी अगेन सी द प्रीजुडिस दैट दे शुड बी पनिश्ड एंड दे कमिट एरर्स। तो ये फिर से एक गलत कथन है, क्योंकि हम बच्चे को माने कि वो त्रुटियां ही करने के लिए बने हैं, ये गलत है। चिल्ड्रन एरर्स आर इनसिग्निफिकेंट। बच्चों की त्रुटियां महत्वहीन है। ये फिर से अपने आप में ही गलत हो गया, क्योंकि बच्चों की त्रुटियां बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम बच्चे की रिक्तियों को, बच्चे की परेशानियों को पहचान सकते हैं। द errors committed by the children, conducted by the children are very significant because through them we can understand the problems, the learning gaps of the children. She should just strike out mistakes and not pay attention to them. शिक्षक को उन्हें काट देना चाहिए और उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत। शिक्षक को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए बच्चे कहां गलती कर रहे हैं, तभी शिक्षक प्रतिपुष्टि और उपचार सही प्रकार से कर पाएगा। The teacher should completely focus on the errors and the mistakes conducted by the students so that they can give the feedback and correct those things. तो उत्तर यहां पे हमें कौन सा देखने को मिला? उत्तर यहां पर दूसरा रहेगा। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। तो यहां उत्तर दूसरा रहेगा। तो साथ ही उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी प्रश्न बहुत बेहतर ढंग से समझ आए होंगे। मेरा ये जो प्रयास है ये उन क्वेश्चंस के लिए आपकी समझ बनाना है जो अब अलग अलग रिक्रूटमेंट एग्जाम और अलग अलग एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछे जा रहे हैं। अब जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें इन डेप्थ आपसे कंसेप्ट पूछे जाते हैं और उसकी बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग पूछी जाती है। तो मेरा प्रयास सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट्स को वापस बहुत बेहतर करना है। चलिए, जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।